हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा आपको सभी को पता है, हमारा जो कि सीजीएल जो आरंभ होने वाला है सितंबर महीने से, सितंबर 28 से जैसे कि हमको खबर मिला है उसी समय से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी के एग्जाम का स्टेनो भी आपका जल्दी ही आपका स्टार्ट होगा। तो इसीलिए उसको हम देखते हुए तो हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर है। इसके अंदर आपको याद रखना है क्या क्या है। आपका ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। देन आपका वोकैब जितने भी आपका पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसी टाइप का पूछे गए हैं यहाँ पे। एंड आपका पैराजम्बल है, ठीक है ना, पैराजम्बल है। बट इसके अंदर आपका जो पैसेज इंक्लूड नहीं है, तो पैसेज हम अलग ही करेंगे। बट आपके इसी ग्रामर के अंदर जो जो टॉपिक आपका पूछे गए उसी टॉपिक उसी सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है, तो आपको एक बार देखना है जरूर। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर दिक्कत आ रही थी, तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको इजीली समझा पाऊंगा और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा जैसे आपका CHSL का एक क्वेश्चन है, मैंने पुट किया था यहाँ पे। ये आपका CHSL के अंदर पूछा गया था, ठीक है, 2025 के अंदर। क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। द मेन इफेक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी will be an increase in productivity। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो मेन इफेक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन सी पार्ट पे एरर है आपको पता होना चाहिए। एक आपका होता है इफेक्ट एंड और आपका एक होता है इफेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूं। एक होता है आपका इफेक्ट एंड एक आपका होता है इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट आपका इसका एक बार होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना। ठीक है, प्रभाव डालना होता है। ठीक है, ये जो इफेक्ट होता है ना, आपको पता होना चाहिए, आपका एक नाउन फॉर्म होता है जिसका मीनिंग है प्रभाव या परिणाम। प्रभाव या परिणाम, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन के अंदर आपका कहा गया थी मेन इफेक्ट। देखिए दो आपका आर्टिकल है, द मेन आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो आर्टिकल आया है किसके लिए आया है, ये इफेक्ट के लिए। तो इफेक्ट बाहर में तो थोड़ी ना आर्टिकल आपका मतलब हर के लिए आता है, नहीं। आर्टिकल आपका याद रखना, आपको आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो आर्टिकल के पास क्या बैठेगा, नाउन बैठेगा। नाउन के लिए ही आर्टिकल आपका आता है। तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्ट। यहाँ पे जो मुख्य आपका प्रभाव था या परिणाम था, क्या था ये न्यू पॉलिसी में। यहाँ पे मीनिंग क्या है, जो न्यू पॉलिसी के अंदर जो बड़ा सा एक मुख्य सा एक परिणाम था, वो था आपका क्या है, जो प्रोडक्टिविटी था ना उसका इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है ना। तो आर्टिकल आया है तो किसके लिए आएगा आर्टिकल, आपका नाउन के लिए आएगा, थोड़ी ना वर्ब के लिए आता है आर्टिकल, नहीं। आपको याद रखना है। तो कौन सी पार्ट पे एरर था, इसी पार्ट के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं बताओ। ये आपका एक वर्ब नाउन कॉन्सेप्ट था, आपको समझना है। बहुत ही बच्चे ये गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है इफेक्ट एंड इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए समझते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ हमको समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिज प्रमोशन वाज कंटिजेंट डैश द आउटकम ऑफ द एनुअल रिव्यू। उसका जो प्रमोशन निर्भर था किसके ऊपर, उसका जो एनुअल रिव्यू के आउटकम के ऊपर ये क्या था, निर्भर था। ठीक है, तो यानी अगर एनुअल रिव्यू का आउटकम्स अच्छा रहा तो प्रमोशन मिल सकता था,
तो प्रमोशन उसकी रिजल्ट से डिपेंडेंट था। तो कंटिजेंट का मीनिंग क्या है आपका? डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर करना। ठीक है, तो आपको पता है एक डिपेंडेंट के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन बैठता है, वो आपका होता है ऑन। डिपेंडेंट ऑन आपका राइट आंसर। वैसी तरीके से आपका कंटिजेंट आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, कंटिजेंट ऑन, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। एंड आपका एक होता है रिलाई, रिलाई भी आपका होता है निर्भर करना, तो रिलाई ऑन आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो आपको कंटिजेंट के साथ क्या बैठाना है? ऑन बैठाना है, किसी के ऊपर क्या करना? निर्भर करना। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ प्रीपोजिशन में यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि बार बार पूछते हैं, जैसे कि आपका कैपेबल के साथ ऑफ बैठेगा। ठीक है, कैपेबल के साथ क्या बैठेगा? ऑफ बैठेगा। समझ आ गया कि नहीं? फिर आपका इंटरेस्टेड इन आपका हो जाएगा, किसी को मतलब किसी में रुचि आप रखते हो तो इंटरेस्टेड इन। ठीक है, देन आपका किसी में अच्छे हो आप, गुड एट, गुड एट, तो गुड के साथ एट बैठेगा। ठीक है, आप मतलब किसी के लिए जिम्मेदार हो तो रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या बैठेगा? फॉर बैठेगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका एक सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। ठीक है, आपका वर्ड है आपका ट्रांसहिस्ट्रिकल। तो ये मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे कराया है। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रांस का मतलब होता है एक्रॉस। ठीक है, तो आपका हिस्टोरिकल आपको पता है, जो ऐतिहासिक होता है। ठीक है, तो मतलब ट्रांस हिस्टोरिकल का मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, एक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड, यानी हम कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, सही मीनिंग मतलब कोई चीज अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिलेटेड है ना, तो वो आपका होता है हिस्ट्रिकल। ठीक है, लेकिन अगर कोई आइडिया, कॉन्सेप्ट या फेनोमेनन अलग अलग समय और हिस्ट्रिकल पीरियड्स के पार भी रेलेवेंट है, तो उससे हम कहते हैं ट्रांसहिस्ट्रिकल। जो बहुत मतलब लंबे समय तक जो चलता है, मतलब बहुत दिनों से स्टार्ट हुआ है, लाइक हम कह सकते हैं जो कि पुराना टाइम के अंदर, जैसे कि कृषि। ठीक है, जैसे कि फार्मिंग आपका स्टार्टिंग हुआ था, अभी तक वो चल रहा है कि नहीं, वो आपका होता है ट्रांसहिस्ट्रिकल। ठीक है, जो अनंत काल तक चलता है। तो आपका सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एंशिएंट आपका पुराना होता है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, मतलब वो यूज नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। रिसेंट तो आपको पता है अभी है, तो अभी चल रहा है, मतलब रिसेंट टाइम क्या होता है आपका? अभी का टाइम होता है, ये भी नहीं होगा। फ्यूचरिस्टिक क्या होता है? जो कि फ्यूचर में होने वाला जो घटना होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टाइमलेस, अनंत काल तक जो चलता है, मतलब चलता आ रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल हो जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, जो अनंत काल तक चलता तो पेरेनियल हो जाएगा, पेरेनियल। ठीक है, एवरलास्टिंग। ठीक है, एंड्यूरिंग आपका हो जाएगा, जो लंबे समय तक कायम रहने वाला, उसको हम बोलते हैं एंड्यूरिंग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसहिस्ट्रिकल का सिनोनिम पूछा गया था, तो टाइमलेस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। आपको एक बार सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल, और बाकी शेयर भी कर देना आपके दोस्त के साथ जो भी आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है इसको चूज करने के लिए कहा गया है। तो आपका है एक्सट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन का ये आपका है। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आया है? एक्सट्रोवर्ट से आया है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट से आया है वर्ड। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट आपको पता है जो बहिर्मुखी होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को क्या कर सकता है? दूसरों से शेयर कर सकता है, जो मतलब क्या हो, मतलब सोशिएबल हो।
ठीक है। तो ये एक्सट्रोवर्ट से आपका एक्सट्रोवर्सन आया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है एक्सट्रोवर्सन, आपका याद रखना है आपको, ऐसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना है एक्सट्रोवर्सन। वर्सन आपको पता है ना, तो ये वाला तो एक्सट्रोवर्सन, तो एक्सट्रोवर्सन का मीनिंग आपको पता चल गया कि नहीं, जो मतलब क्या करते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जिसमें व्यक्ति आमतौर पर क्या होता है, दूसरों से बातचीत करता है, सोशल सिचुएशंस में रहना और अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पसंद करता है, वो आपका कहते हैं हम एक्सट्रोवर्सन। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोवर्सन हो जाएगा। इंट्रोवर्सन आपका किसका, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया कि नहीं। तो एक्सट्रोवर्ट अगर हम कर रहे हैं एक्सट्रोवर्सन, उसका थोड़ा सा हम सिनोनिम्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो एक्सट्रोवर्सन का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो कि बहुत मिलजुल के रह पाते हैं, तो बहुत ही सोशियबिलिटी है। ठीक है, सोशियबिलिटी। देन आपका बहुत ही फ्रेंडलीनेस होते हैं, फ्रेंडलीनेस। ठीक है, बहुत ही मिलनसारिता है, तो ग्रीगेरियसनेस है, ग्रीगेरियसनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, व्हिच सेंटेंस यूजेस माइन्यूट विद द सेम मीनिंग एज द माइक्रोस्कोप रिवील्ड ए माइन्यूट स्पेक ऑफ डस्ट। तो ये जो माइन्यूट का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है ना, ये जो सेंटेंस के माध्यम से इसका मीनिंग जो यहाँ पे दे रहा है, जो सेंस, ये जो चारों ऑप्शन है, इसके अंदर कौन सी सेंटेंस है जिसके अंदर ये सेंस दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस में पढ़ के बता रहा हूँ क्या दिया गया है। तो माइक्रोस्कोप रिवील्ड, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, मतलब रिवील करता है, क्या रिवील करता है, ए माइन्यूट स्पेक ऑफ डस्ट, जो धूल का छोटा सा कण को क्या करता है, वो रिवील करता है। तो स्पेक आपका क्या होता है, एक छोटा सा कण होता है, छोटा सा कण, छोटा सा कण होता है। ठीक है, तो डस्ट आपको पता है जो धूल होता है। तो माइन्यूट आपका एक होमोनिम वर्ड है, आपको पता होना चाहिए माइन्यूट। माइन्यूट का अर्थ क्या है, दो माइन्यूट, माइन्यूट का दो अर्थ है। एक आपका होता है मिनट, हम कहते हैं ना, मिनट कहते हैं, और एक को हम कहते हैं माइन्यूट। ठीक है, एक ही स्पेलिंग का है बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। तो एक आपका जो मिनट होता है, ये टाइम को दर्शाता है। ठीक है, ये जब माइन्यूट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही छोटा, मतलब टाइनी होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, समय निर्धारण करता है कि छोटा सा, मतलब बहुत ही छोटा सा चीजें हमको दिखाता है, क्या होता है, ये छोटा सा चीज होता है, आपका माइन्यूट होता है। तो ये माइन्यूट सेंस देने वाली कौन सा सेंटेंस आप ये देखिए, फाइंड आउट करिए। देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया गया है आपका, द मीटिंग विल स्टार्ट इन ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे मिनट्स का सेंस दे रहा है कि जो मीटिंग होगा कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका ऑप्शन बी देखिए, आई वॉज जस्ट ए मिनट अवे फ्रॉम बीइंग लेट, यहाँ पे समय का भी सेंस दे रहा है। ऑप्शन डी क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, द अलार्म वेंट ऑफ इन एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स और 1 मिनट। तो यहाँ पे मिनट जो की है आपका, ये भी आपका टाइम सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ भी आपका टाइम सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम सेंस दे रहा है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैमरा कैप्चर्ड एवरी माइन्यूट डिटेल्स, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स को क्या करता है, कैमरा कैप्चर करता है, ऑफ द इंसेक्ट्स विंग। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे चीज के अंदर, छोटे छोटे चीज को क्या करता है, उसको कैप्चर करता है कैमरा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है, हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है आपका, चूजली द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे सही वर्ड आपका पूछा गया है, तो आपका बिजनेस के ऊपर है आपका। तो देखिए एक चीजें हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। एक आपका होता है बिजनेस,
एंड आपका एक होता है बिजनेस। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है क्योंकि आपका ऑप्शन ए भी राइट होगा, बी भी राइट होगा, बट यहाँ पे किसको आपको प्रेफर करना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए को। तो बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, जो व्यवसाय होता है। ठीक है, व्यवसाय। तो ये जो व्यवसाय है यहाँ पे, ये जो बिजनेस, बिजी आपको पता होना चाहिए, बिजी का मीनिंग क्या होता है, व्यस्तता, व्यस्त हो आप, तो बिजीनेस तो व्यस्तता होता है ये। बट यहाँ पे प्रीफर करना किसको ना, बिजनेस को, जो व्यवसाय होता है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस बहुत ही इनफॉर्म मतलब फॉर्मल नहीं है, इतना इनफॉर्मल है और ये ज़्यादा यूज नहीं होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी को आप प्रीफर नहीं करना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक आपका इडियम है, पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या होता है हम पहले समझते हैं। पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग होता है मतलब जब कोई चीज़ किसी सिचुएशन या एक्टिविटी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो कि उससे उससे अलग नहीं किया जा सके, तो हम उसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ, जो कि किसी चीज़ का अभिन्न और जरूरी हिस्सा। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एन इंटीग्रल एंड अनअवॉइडेबल कंपोनेंट, जो बहुत ही क्या होता है मतलब एक जरूरी हिस्सा होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी घटना के अंदर, वो आपका होता है ए पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, एन इंटीग्रल एंड अनअवॉइडेबल कंपोनेंट, जो कि बहुत ही क्या होता है मतलब एसेंशियल होता है, हम कह सकते हैं बहुत ही हमारे लिए आवश्यक होता है वो, तो एसेंशियल पार्ट। ठीक है, या हम कह सकते हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो इनसेपरेबल पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो क्रेड्यूलस का मीनिंग क्या है, पहली बात तो आपको समझना है। क्रेड्यूलस होते हैं जो आसानी से किसी की बात पर विश्वास कर जाते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेड्यूलस। ठीक है, टू रेडी टू बिलीव व्हाट अदर पीपल से, व्हाट अदर पीपल से, अलग लोग क्या कहते हैं, बाकी के लोग क्या कहते हैं, वो इजीली समझ जाएगा, मतलब उसको विश्वास कर लेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति बिना ज़्यादा सोचे या वेरीफाई किए हुए दूसरों की बात मान लेता है ना, उनको हम बोलते हैं क्रेड्यूलस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या दिया गया, आपका एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया ना, तो ट्रस्टिंग इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, जो विश्वास करने वाले ट्रस्टिंग होते हैं। गलीबुल आपका वही होते हैं जो आसानी से किसी के बात पे मान जाएंगे, तो आपका वही है आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो नेव भी आपका भोला भाला होते हैं, जो कि किसी के बात पे आ जाते हैं, भोला भाला, बहुत ही मतलब क्या होते हैं, हम कहते हैं बहुत ही ट्रस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एंटोनिम पूछा गया, तो राइट आंसर आपका स्केप्टिकल हो जाएगा। तो स्केप्टिकल का मीनिंग क्या होता है, जो संदेह करते हैं, संदेह करने वाला, संदेह करने वाला जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्केप्टिकल। ठीक है, तो एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संदेह करने वाला, स्केप्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, खुद की माँ की जो हत्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं। वन वर्ड का ये क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं। जो साइड वाले वर्ड, साइड का मीनिंग क्या होता है, किल होता है। ठीक है, मार देना किसी को। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फैक्ट्री साइड होता है, फैक्ट्री साइड क्या है आपका, जो आपकी भाई की हत्या, ठीक है, ब्रदर, ब्रदर की हत्या जो होता है। ठीक है, किलिंग ऑफ ब्रदर। ठीक है, समझ आ गया। देन होमिसाइड क्या होता है, कोई भी पीपल, कोई मनुष्य को मारना होता है, किलिंग ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ पीपल। ठीक है, पैट्रिसाइड क्या होता है, पैट्रिसाइड आपका होता है किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर। देन आपका मैट्रिसाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैट्रिसाइड का, मैट्रिस से आपका याद रखना है मदर, तो मदर की जो किलिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिसाइड। एक आपका होता है सोरोरिसाइड, बहन की हत्या, सोरोरिसाइड।
सिस्टर से याद रखना है आपका, सिस्टर की हत्या जो होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि राजा की जो हत्या होता है, किंग का हत्या, किलिंग ऑफ किंग, ठीक। मैं यहाँ पे शॉर्ट के अंदर लिख देता हूँ, शॉर्ट के अंदर बहुत ही यहाँ पे लिखता हूँ जी, राजा की जो हत्या होता है। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट ए लार्ज स्केल डिपरेचर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी जगह से छोड़कर चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपका मैंने याद रखा था ऐसे करके 110 करके, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 110। 110 लोग एक स्थान से चले गए, मतलब बहुत सारे लोग हैं एक साथ में चले जाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं 110, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आपको समझना है एक चीज़ें जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या है, माइग्रेशन है। आपको पता होना चाहिए माइग्रेशन क्या होता है, जो कि जैसे कि हमारे उड़ीसा और बिहार के लोग, ठीक है ना, काम करने के लिए चले जाते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु वगैरह पे, जो कि साउथ इंडिया आपका हो गया, हैदराबाद हो गया, जैसे कि चले जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। बेंगलुरु चले गए, तो ये आपका होता है माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजुअली फॉर लिविंग और वर्क, मतलब मेनली काम के उद्देश्य से चले जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर usually for living or work, usually for living और वर्क, मेनली आपका काम करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे वर्क मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया यहाँ पे, तो वर्क। एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे है आपका इमिग्रेशन एंड आपका एक आपका होता है एमिग्रेशन, ठीक है। ये जो कि बहुत सारे बच्चों को, ये बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, चलिए समझते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ रहने लगता है ना, तो उस नए देश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इमिग्रेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या किया, तो मैंने देश छोड़ दिया, ठीक है। मेरा देश छोड़ के मैं चलो मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो मेरा देश मुझे क्या कहेगा, मेरा देश मुझे कहेगा आप क्या हो, एमिग्रेशन हो। क्या हो आपका, आप क्या हो, एमिग्रेशन। क्यों, क्योंकि आपने हमारे देश छोड़ के कहीं और चले गए हो रहने के लिए, वो आपका होता है। हमारे इंडिया के लोग मुझे क्या कहेंगे, एमिग्रेशन, ठीक है। तो एमिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, लिविंग योर ओन कंट्री, खुद के देश छोड़ के कहीं और जा रहे हो आप रहने के लिए, टू लिव इन अनदर कंट्री। इमिग्रेशन क्या होता है, अगर मेरे देश में छोड़ के चला गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे कहेंगे इमिग्रेशन, ठीक है ना, समझ आ गया। कमिंग इनटू अनदर कंट्री टू लिव देयर, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर मेरा इंडिया छोड़ के मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो इंडिया के लोग मुझे कहेंगे, क्या कहेंगे, इमिग्रेशन, और ऑस्ट्रेलिया के लोग मुझे क्या कहेंगे, इमिग्रेशन। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कॉन्फ्यूजन पैदा होता है, तो आपको समझना है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर है, जो कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन एक्टिव फॉर्म। देखिए ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है, आपका पैसिव वॉइस के अंदर दिया गया है, ठीक है। आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है, किसके अंदर लिखना है, आपका एक्टिव वॉइस के अंदर। आपको तो ये क्वेश्चन आपको 1-2 सेकंड लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पे क्या है, आपका इज बीइंग है, ठीक है। तो आपका अगर आपको बीइंग देखने को मिलेगा पैसिव वॉइस के अंदर, तो एक्टिव वॉइस के अंदर आपको
पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब आएगा ये आपका आईएनजी फॉर्मूला आएगा, आईएनजी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अगर बीइंग है किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर अगर बीइंग है तो हम एक्टिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, जो वर्ब का आईएनजी स्ट्रक्चर लगता है, ये बात है। और क्या दिया गया यहाँ पे, इज जैसे ही दिया आपको दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इज होगा, इज वर्ब का आईएनजी। तो इज वर्ब का आईएनजी कौन सा पार्ट पे है, ये पार्ट पे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट एक्चुअली आपको समझना है कि इसके अंदर क्या है, ये आपका रहेगा आपका एग्जाम के अंदर कैसे आप करोगे। ठीक है, बट हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है और ये कैसे स्ट्रक्चर पे हमको लिखना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो एक चीजें हैं आपको समझना है कि अगर आपका एक सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है आपका, अगर वो एक्टिव वॉइस में हो तो आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इज एम आर बैठेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब का आईएनजी, देन आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है रहेगा। ठीक है, तो इसको हम जब भी पैसिव पे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के तरीके से हम लिखेंगे और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर बैठेगा। ठीक है, और इस जैसे कि आपका वर्ब का आईएनजी है, हमको इज एम आर के बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमको एक बीइंग का एक कनेक्ट करना पड़ेगा, बीइंग लिखना है, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ आ गया? तो चलते हैं, हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, द सिटी काउंसिल इज कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू ब्रिज। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो ये आपका एक ब्रिज आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट तरीके से लिखा गया है। और जैसे कि कैसा न्यू ब्रिज है, मतलब एक नया सा, एक ही ब्रिज, यहाँ पे ए है ना आर्टिकल, तो एक ही ब्रिज दर्शा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हम यूज बैठाए हैं। और उसके बाद बीइंग का यूज होगा, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टिंग का कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, देन बाय द सिटी काउंसिल। ठीक है ना, अगर आपको 1-2 सेकंड में करना है तो मैंने जैसे पहले समझाया आपको, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, बट इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनएफेबल। तो इनएफेबल का एंटोनिम पूछा गया है, तो इनएफेबल का मीनिंग क्या है हमको पता होना चाहिए। मतलब जिसको हम कहते हैं ना अवर्णनीय, जिसे हम शब्द में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वो आपका होता है इनएफेबल। ठीक है, जब कोई फीलिंग, ब्यूटी, एक्सपीरियंस या इमोशन इतना इंटेंस हो जाता है कि उसे हम वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं इनएफेबल। जैसे कि आपने कोई लड़की को देख ली कि इतना सुंदर है, उसको आप वर्णन नहीं कर पा रहे हो आपके दोस्त के सामने कि वो ऐसा है, मैं मतलब मेरे वर्ड नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है ना, वो आपका होता है इनएफेबल, जिसको हम शब्दों में व्यक्त ना कर सकें। तो आपका इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम क्या होगा, जिसको हम वर्णना कर पाएंगे, तो ये आपका होता है एक्सप्रेसिबल होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिबल। तो इनआर्टिकुलेट इसका सिनोनिम है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनडिस्क्रिबेबल आपका वही होता है जिसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, देन आपका जो एक है आपका ऑन पैथोमेबल, ऑन पैथोमेबल का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बट हमको जानना है, अगर हम कर रहे हैं ना ये मॉक टेस्ट, हमको जानना है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ऑन पैथोमेबल का मीनिंग क्या है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और मेजर बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डीप, कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस। ठीक है, ये भी आपका उसी टाइप का है जिसे हम समझना बहुत ही मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं ऑन पैथोमेबल। ठीक है, ये भी आपका इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एक्सप्रेसिबल क्या है, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 18th नंबर, द मैनेजर सेड वी विल मेक ए डिसीजन बाय फ्राइडे। आपका इनडायरेक्ट वॉइस करने के लिए कहा गया है। देखिए आपके मैनेजर, द मैनेजर सेड, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है आपका। ठीक है ना, ये आपका जो कि रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैनेजर ने क्या कहा है यहाँ पे, कि कहा कि वी विल मेक ए डिसीजन बाय फ्राइडे, हम क्या करेंगे,
एक डिसीजन लेंगे, फ्राइडे तक हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट डाइट में बहुत छोटे-छोटे चीज़ होता है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में देते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर इनडायरेक्ट में के सॉरी डायरेक्ट के अंदर आपका व्हील है, तो ये आपका जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट से तो ये आपका वुड हो जाएगा, ठीक है। सेल का आपका क्या हो जाएगा? सूड हो जाएगा। देन आपका कैन का क्या हो जाएगा? कूड हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखिए वुड वाला कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे व्हील वाला है तो ये इसको हम काट लेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको भी हम उड़ा लेंगे, ये ऑप्शन फर्जी ऑप्शन है, इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वुड भी है, यहाँ पे भी वुड है। बट मिस्टेक क्या है यहाँ पे? ये कहाँ है? देखिए यहाँ पे दे है, यहाँ पे वी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपका वी बोला गया था कि हम डिसीजन लेंगे। तो आपको जब भी इनडायरेक्ट में बताना है ना, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि वे लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो वी आपका किसको कन्वर्ट होता है? आपका दे को कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मैनेजर सेड दैट दे वुड मेक ए डिसीजन बाय फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 मिनट्स हैज बीन द टाइम आई नीड टू गेट रेडी फॉर द पार्टी, ठीक है। पार्टी के लिए तैयार होने में मुझे 20 मिनट का समय चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आपका देखिए यहाँ पे हम हैज़ का पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो हम अगर हम हैज़ का यूज़ करेंगे ना, ये सेंटेंस थोड़ा सा नेचुरल इंग्लिश में ऑकवर्ड है, ठीक है ना। तो हैज़ हम यूज़ नहीं करते हैं मेनली। 20 मिनट्स आपका एक सिंगल यूनिट को आप दर्शा रहा है कि 20 मिनट मुझे लगेगा कि तैयार होने के लिए। जब भी एक टाइम आपको एक सिंगल यूनिट की तरह से एक ड्यूरेशन की तरीके से हम यूज़ करते हैं ना, उसको हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 मिनट्स इज़ द टाइम आई नीड टू गेट रेडी फॉर द पार्टी, ठीक है। मुझे बस 20 मिनट चाहिए पार्टी के लिए तैयार होने में, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे एक रूल है जिससे कि आपको पता होना चाहिए, अगर टाइम, ठीक है, मनी, डिस्टेंस, ठीक है ना, वेट, ये सारे अगर उसको हम एक सिंगल अमाउंट के तरीके से हम यूज करते हैं ना, सिंगल अमाउंट या क्वांटिटी के तरह से, सिंगल अमाउंट और क्वांटिटी को शो कराते हैं, तो ये आपका होता है, हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपका यहाँ पे भी आपको डाउट आ सकता है कि 20 मिनट सर हम तो लिख सकते हैं अगर आप इज यूज कर रहे हैं। देखिए हम वन के साथ मिनट का यूज कर सकते हैं, बट अगर हम लिखेंगे ना टू, तो टू क्या लिखेंगे? आपका एक से ज्यादा दर्शा रहा है तो हमको मिनट्स लिखना पड़ेगा ना, प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह का आपका 20 जो आपका एक प्लूरल यहाँ पे दर्शा रहा है तो हमको मिनट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो एक जो टाइम, जैसे कि मैंने लिखा टाइम, मनी, डिस्टेंस, वेट, जब ये सिंगल अमाउंट में दर्शाता है आपका सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। बट जब भी ये अलग अलग दर्शाता है, अलग अलग इंडिविजुअल दर्शाता है, तो उसके साथ हम आर का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और जैसे कि 20 मिनट्स आर लेफ्ट ऑन द क्लॉक, मैंने यहाँ पे लिखा 20 मिनट्स आर लेफ्ट ऑन द क्लॉक, लेफ्ट ऑन द क्लॉक, ठीक है। तो 20 मिनट्स आर लेफ्ट ऑन द क्लॉक, यहाँ पे आर सही है क्या? हाँ सही है। यहाँ पे जो 20 मिनट्स मतलब सेपरेट दर्शा रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 20 मिनट्स अलग अलग मिनट्स को काउंट किया जा रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट, इसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट, ऐसे करके 20 मिनट हमारे पास बचा है। तो ये आपका अलग अलग मिनट शो कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको मतलब प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो
20 मिनट्स हैज़ बीन द टाइम आई नीड टू गेट रेडी फॉर द पार्टी। ये आपका एक सिंगल यूनिट दर्शाता है कि मुझे 20 मिनट ही लगेगी, ठीक है ना। ये आपका एक ड्यूरेशन है, एक अमाउंट है, सिंगल अमाउंट, उसके साथ इसीलिए हम यूज किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 20th नंबर, नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, ही रिसोर्सफुली मॉडिफाइज द रोवर टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स इवन दो इट हैव ओरिजिनली डिजाइंड फॉर शॉर्ट वन। तो ये वाला पार्ट को आपने यहाँ पे कहा गया कि इसको आप सही करिए, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और तोड़ तोड़ के इस क्वेश्चन को आपको करना है, अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया कि नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जब किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो इंसान नए तरीके या सॉल्यूशन खोजता है। तो ये एक मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जो नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। जहाँ पे आपको मनुष्य को जब भी चीज दरकार आता है, जो कोई चीज हमको जरूरत पड़ता है, तो हम नई तरीके से या नई सॉल्यूशन खोजते हैं इसका। ही रिसोर्सफुली का अर्थ क्या होता है, जो हमारे पास जो उपलब्ध साधनों है उसको हम इस्तेमाल करते हुए, कहा गया है कि ही रिसोर्सफुली मॉडिफाइज द रोवर टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। वो उपलब्ध साधनों का समझदारी से इस्तेमाल करके रोवर में बदलाव लाया, ठीक है, मॉडिफाइज किया रोवर को। इवन दो, हालांकि इट हैव ओरिजिनली डिजाइन फॉर शॉर्ट वन, ये किसके लिए मतलब किया गया था डिजाइन, इसको मतलब शॉर्ट ड्राइव्स के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। कम डिस्टेंस जैसे कवर करेगा इसीलिए ये बनाया गया था, बट उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पार्ट के अंदर एरर है आपको पता होना चाहिए, जो कि हैव है। तो ये तो ईट के साथ तो हैव का यूज नहीं होगा ना, ईट के साथ हैज का यूज होगा। बट और क्या गलती है यहाँ पे, देखिए ये जो ईट है ना, यहाँ पे ईट किसको रेफर कर रहा है, ये रोवर को रेफर कर रहा है, कि रोवर को जो डिजाइन हुआ था शॉर्ट जर्नी के लिए, ये आपका डिस्कवर किया गया था, इसको सॉरी इन्वेंशन किया गया था, बट इसको क्या किया गया, रोवर को मॉडिफाई किया गया। तो ये इट जो दर्शा रहा है ना, किसको, रोवर को। देखिए रोवर तो खुद डिजाइन नहीं हो सकता ना, उसको डिजाइन किया जाएगा। यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस है ना, ये जो सेंटेंस, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये वाला। तो एक्टिव में हमको नहीं करना है, हमको पैसिव में करना है। क्यों, क्योंकि आपका जो रोवर है ना, ये खुद तो डिजाइन नहीं हो सकता ना, उसको डिजाइन किया जाएगा। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, पैसिव वॉइस चाहिए। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट हैज ओरिजिनली बीन डिजाइंड फॉर शॉर्ट वंस। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 21 क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, द रिनाउंड ऑथर्स न्यूएस्ट नॉवल विल हैव बीन रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनका जो नया नॉवेल है, ठीक है, वो रिलीज हो चुका होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये साल के अंत तक उनका जो नॉवेल है वो रिलीज हो चुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस करने के लिए कहा दिया गया है कि ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस के अंदर है, तो हमको एक्टिव वॉइस करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास आपका विल बैठा है, और उसके पास आपका हैव है, उसके पास आपका बीन है, और आगे चलते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, सॉरी ये आपका पैसिव वॉइस में है। ये जो क्या आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट का, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर होता है। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है, आपका सब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद आपका विल बैठेगा, उसके पास आपका हैव बैठेगा, ठीक है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है ये वाला होता है, सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो कि हमारा यही चाहिए, ये आपका पैसिव ये वाला स्ट्रक्चर पे है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये आपका हैज है, ये गलत होगा। यहाँ पे विल है बट आगे हैव नहीं है ना, ठीक है, ये गलत होगा। यहाँ पे विल है, हैव है,
बट यहाँ पे बीन है ऑलरेडी, तो बीन नहीं होगा ना, ऑलरेडी आपका हमको पैसिव में बीन दिया गया है, तो हमको बीन नहीं चाहिए, हमको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे, ऑप्शन सी के अंदर। द रिनाउंड ऑथर विल हैव रिलीज्ड हिज न्यूएस्ट नॉवल बाय द एंड ऑफ द ईयर, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे चीजें होते हैं जो कि आपको देखना है, बाकी आप इजीली इसको उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो आपका 21 क्वेश्चन जब हम करके आए ना, उसी टाइप का ये है। ठीक है, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसका स्ट्रक्चर वही सेम टाइप का है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, वहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया था, हमको एक्टिव वॉइस मांगा था। यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है, हमको पैसिव वॉइस मांग रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है आपका एक्टिव वॉइस के अंदर, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके साथ आपका शुड का यूज हुआ है, देन आगे चलते हुए हैव का भी यूज है, देन आगे चलते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट जो है आपका है। इसको हम पैसिव में अगर लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, शुड तो रहेगा, शुड रहेगा, हैव रहेगा, बट यहाँ पे एक बीन का यूज होगा। किसका यूज होगा, बीन का। ठीक है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो हम सब्जेक्ट तरीके से जिसको लिखे थे वहां पे हम ऑब्जेक्ट के तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन आपका है, यू शुड हैव केप्ट अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है आपका, ऑस है, तो ऑस का जब भी हम सब्जेक्ट तरीके से उसको लिखेंगे तो वी लिखेंगे ना, तो आपका वी होगा। तो वी के बाद आपका क्या होगा, शुड बैठेगा, शुड, वी शुड, उसके बाद हैव बैठेगा, उसके बाद बीन बैठेगा, वी शुड हैव बीन केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। ठीक है, केप्ट इन्फॉर्म्ड, ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर सही है, यहाँ पे हैव बीन कीपिंग दिया गया है, आपका नहीं होगा। थोड़ी ना पैसिव वॉइस के अंदर आपका याद रखना है आपको, पैसिव वॉइस के अंदर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म वगैरह नहीं लगेगा, ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये आपका गलत है। तो वी शुड केप्ट इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे बीन कहाँ गया, ये तो नहीं है ना, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बीन नहीं है, शुड बी दिया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वी शुड हैव बीन केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय यू, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको देखना है और आप अच्छी तरीके से ये कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इसके पीछे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करना आपके लिए कैसे कैसे आपको समझ आएगा, उसको भी हमको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस। हमको डायरेक्ट वॉइस कराना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मैनेजर टोल्ड द टीम, मैनेजर ने टीम को कहा, दैट कि देयर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, उनका जो कड़ी मेहनत और समर्पण था, हैड बीन नोटिस्ड, उसको ध्यान दिया गया था, एंड एप्रिसिएटेड, और इसकी क्या किया गया था, सराहना किया गया था। तो यहाँ पे कौन सी पार्ट में आपको ध्यान देना चाहिए, इसका टेंस, जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर आपको ध्यान में देना चाहिए, जो हैड बीन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम हैज, हैव का यूज करेंगे, करते हैं, उसको जो हम इनडायरेक्ट वॉइस में लिखते हैं, सॉरी हाँ इनडायरेक्ट में लिखते हैं, तो इसको हम हैड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैड। ये आपका इनडायरेक्ट में है ना ये वाला स्ट्रक्चर। तो जब भी हम हैज बीन या हैव बीन यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, हम जब हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं ना, उसको हम यूज करते हैं हैड बीन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी आपका हैड बीन स्ट्रक्चर है, तो हमको डायरेक्ट वॉइस के अंदर क्या चाहिए, हैव बीन चाहिए। हैव बीन चेंज होता है हैड बीन को, तो हमको हैव बीन चाहिए। यहाँ पे देखिए हैव बीन कहाँ पे है, ये वाला स्ट्रक्चर हैव बीन, ये हैड बीन है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ओयर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे हैड बीन है, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसके अंदर आपका है हैव बीन। द मैनेजर सेड योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैव बीन नोटिस्ड एंड एप्रिसिएटेड। ठीक है, तो आपको ऐसी तरीके से ध्यान देके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको देखना है, जैसे कि ये वाला था, देयर था आपका,
देयर हार्डवर्क, किनका हार्डवर्क, उनका हार्डवर्क। तो उनका जो जब भी हम डायरेक्ट वॉइस में लिखेंगे तो आपका ईयर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ईयर लिखना पड़ेगा। देयर, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर ईयर है आपका डायरेक्ट वॉइस में तो इनडायरेक्ट वॉइस में आपका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देयर दिया गया है आपका इनडायरेक्ट में तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप काट सकते हो, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जल्दी ही काट सकते हो। सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, देयर वाला, कहाँ गया देयर वाला। ये दो ऑप्शन आप इजीली काट सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देयर है, देयर है, ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट में देयर है तो हम देयर नहीं लिख सकते हैं, योर लिखेंगे, ठीक है। एंड आपका ऑलरेडी आपका हैड बीन यहाँ पे यूज हुआ है तो हमको हैव बीन कराना है डायरेक्ट वॉइस के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस। हमको डायरेक्ट वॉइस के अंदर इसको कराने के लिए कहा गया है। ही आस्क्ड मी if I would have been able to finish the report that day if he had not helped me with the research which had been a very tedious process। ठीक है, मतलब क्या है, उसने मुझसे पूछा कि अगर उसने रिसर्च में मेरी मदद नहीं की होती ना तो क्या मैं उस दिन रिपोर्ट पूरी कर पाता, जबकि जो वो रिसर्च बहुत ही क्या था, एक टेडियस प्रोसेस था, बहुत ही थकाऊ प्रोसेस था, बहुत ही लंबी प्रोसेस था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक वर्ड, जैसे कि हम इनडायरेक्ट के अंदर, अगर डायरेक्ट के अंदर आपका जब भी येस नो क्वेश्चन रहता है, येस नो क्वेश्चन रहता है, उसको इसका हम इनडायरेक्ट करते हैं, उसको हम इफ एंड आपका वेदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे इफ अगर है तो वो आपका क्वेश्चन कैसा होता है, आपका येस नो क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर। देखिए सारे आपका ऑप्शन क्या है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, आपका इफ ऑलरेडी, सॉरी, आपका येस नो क्वेश्चन ऑलरेडी है, बट आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे वुड का यूज है तो आपका कुड का कभी भी आपका यूज नहीं होगा ना, तो ये गलत है, ये ऑप्शन फर्जी ऑप्शन है, ठीक है। अगर वुड हैव है तो विल की कोई जरूरत नहीं है, हम वुड हैव से भी हम मैनेज कर सकते हैं डायरेक्ट वॉइस का, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या देखना है, आपको देखिए यहाँ पे एक चीज था जो कि दैट डे, ठीक है, इफ आई वुड हैव बीन एबल टू फिनिश द रिपोर्ट दैट डे दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि डायरेक्ट वॉइस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर आपका टुडे दिया रहता है ना, सॉरी, हाँ टुडे दिया रहता है ना, वो आपका इनडायरेक्ट में हम लिखते हैं दैट डे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दैट डे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दैट डे है, यहाँ पे ऑलरेडी दैट डे था इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे दैट डे है, तो ये गलत हो जाएगा, हमको टुडे वाला चाहिए, तो टुडे कहाँ पे है, ये वाला, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा सा एक स्ट्रक्चर था बट आप इजीली इसको कर पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे चीज आपको देखना और ध्यान में देते हुए चलना पड़ता है, ठीक है ना। छोटे छोटे चीज, बहुत ही मतलब छोटे चीज आपको ध्यान में देते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है, आप इजीली इसको कर पाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रीअरेंज करने के लिए कहा गया है। चलिए समझते हैं इसको, और इसका मीनिंग पहले समझते हैं और उसके बाद जाके इसको हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, सी क्रिएटेड ए डिकेडेंट बैटर एंड बेक्ड 3 लेयर्स ऑफ केक फ्लॉलेसली, ठीक है। तो उसने एक स्वादिष्ट, डिकेडेंट का मीनिंग क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, जो टेस्टी लगे, एक बैटर बनाया, ठीक है, एंड बेक्ड 3 लेयर्स ऑफ केक फ्लॉलेसली, जो केक की 3 लेयर्स को बिल्कुल सही तरीके से क्या क्या बेक किया। देन नेक्स्ट क्या है, द फिनिश्ड केक वाज ए स्टनिंग डिजाइन, जो तैयार हो गया था जो केक बहुत ही सुंदर था, प्रिपेयर्ड फॉर द सेलिब्रेशन एंड द कैंडल्स, जिसे सेलिब्रेशन के लिए तैयार किया गया था और जिस पर कैंडल्स भी लगाई जानी थी, ठीक है। आर वाला क्या दिया गया, देखिए, सी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द एंटायर केक, उसने केक की क्या क्या कोटेड किया, उसको, जो कोटेड का मीनिंग क्या होता है, जो केक के जो हम लगाते हैं ना, जो क्रीम वगैरह, उसको हम कहते हैं कोटेड। कोटेड द आउटसाइड ऑफ द एंटायर केक आफ्टर स्टैकिंग द लेयर्स विथ आइसिंग बिटवीन देम, तो उसने केक की लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा
और उनके बीच आइसिंग किया। ठीक है, जैसे कि हम केक वगैरह ऐसे लाते हैं ना, उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगा के फिर से एक जो केक होता है हमारा एक पतला सा, उसको हम प्लेस करते हैं, वो वाला। ठीक है, इसके बाद पूरे जो एंटायर केक था उसका बाहरी जो साइड था उसको भी क्या किया उसने, कोटिंग कर दी। लास्ट क्या है देखिए, बिफोर जेंटली लेवलिंग ईच केक लेयर सी क्रिएटेड ए लाइट एंड क्रीमी आइसिंग। ठीक है, जो हर केक लेयर को हल्के से बराबर करने से पहले उसने हल्की और क्रीम आइसिंग तैयार की। ठीक है ना, तो ये जो PQRS के फॉर्म में है, तो किसके बाद कौन आएगा, चलिए हम समझते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले बैटर तैयार किया और केक की लेयर्स बेक की, तो पहले आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी। उसके बाद आप क्या करेगा, उसके बाद आइसिंग तैयार करेगा और लेयर्स को भी लेबल करेगा ना, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जो लेयर्स के लिए जो आइसिंग वो प्रस्तुत किया था ना, उसके लिए वो फिर से क्या करेगा, लेयर्स के बीच आइसिंग लगाकर उन्हें स्टैक किया और बाहर से भी आइसिंग कोट की। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और लास्ट में क्यू आ जाएगा, जो कि क्यू में सबसे अंत में कहा कि जो फिनिश्ड केक था वो मतलब तैयार हुआ, उसके बाद कैंडल वगैरह लगाया गया, सेलिब्रेशन करा गया। तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, PSRQ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको करना है, इसका पहले मीनिंग समझना है, एक बार आपको खुद से पढ़ लेना है पूरी तक, मतलब PQRS आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको रिलेट करना है कि किसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पे खत्म होता है। हमने 20 क्वेश्चन किए और 5 क्वेश्चन हमने पैसेज के लिए छोड़े थे, पैसेज हम करेंगे कल। तो आपको अच्छी तरीके से देखना है, आपको PDF मिल जाएगा। तो आप क्या करना, एक बार वीडियो देख लेना, जो कि आपको बहुत किफ़ायती साबित होगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही मॉक टेस्ट की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।